नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पल पल राजस्थान की खबर पर कटारिया ने लगाई मोहर। दहली गेट प्रयोगशाला पर बोले एलिवेटेड रोड ही एकमात्र उपाय। सीईटी परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए लागू हुई मास्क की अनिवार्यता। 468 सेंटर पर 1,01,120 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। निजी रिजॉर्ट में आपसी रंजिश के चलते दिन दहाड़े हुई फायरिंग। 2 गंभीर घायल। इलाज के दौरान पूर्व पार्षद ने तोड़ा दम। और स्मार्ट सिटी के ठेकेदार ने किया तिरंगे का अपमान। तीनों रंगों को फाड़कर अलग अलग टुकड़ों में बांटा। गुस्से में लेक सिटी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पल पल राजस्थान की खबर पर लगी कटारिया की मोहर की। पिछले कुछ दिनों से प्रशासन के लिए प्रयोगशाला बने दहली गेट चौराहे पर कवरेज करते हुए पल पल राजस्थान ने शहरवासियों की राय आप तक पहुंचाई थी, जिसमें लोगों का साफ कहना था कि दहली गेट पर जाम से निजात पाने के लिए एलिवेटेड रोड ही एकमात्र उपाय है। इस खबर के बाद शनिवार को जब कटारिया दहली गेट के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो उन्होंने भी पल पल राजस्थान की खबर पर मोहर लगाते हुए कहा कि जब तक एलिवेटेड रोड नहीं बनेगी तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सकेगा। शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया ने शनिवार को दहली गेट चौराहे का जायजा लिया। कटारिया ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, महापौर जीएस टांक, उप महापौर पारस सिंघवी के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रशील ठाकुर के साथ ही अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया ने भी माना कि इस व्यवस्था से शहरवासियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां धान मंडी से आने वाले और जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी ओर बापू बाजार से आने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। इस दबाव को देखते हुए अस्थायी तौर पर एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसमें नाथद्वारा से आने वाले वाहनों को बांस वाली गली से बाहर निकाला जाएगा और शास्त्री सर्कल की ओर जाने वाले वाहनों को अब घूमकर जाना पड़ेगा। कटारिया ने कहा कि फिलहाल जाम से निजात दिलाने के लिए ये सभी प्रयोग किए जा रहे हैं और भविष्य में जिस व्यवस्था से जाम से निजात मिलेगी उसे सुचारू कर दिया जाएगा। कटारिया ने दहली गेट से सूरजपोल के बीच वाले मार्ग पर एक अंडरपास बनाने का भी सुझाव दिया और कहा कि इसको लेकर पहले एक प्लान बनाया जाएगा, जिसमें करीब 1 साल का समय लग सकता है। नगर निगम के सामने बंद किए गए कट को खोलने की बात पर कटारिया ने कहा कि कट खोलने से यहां फिर से जाम की समस्या खड़ी हो जाएगी और बड़े वाहन टर्न नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही कटारिया ने एलिवेटेड रोड बनाने पर जोर देते हुए कहा कि यहां एलिवेटेड रोड बनने के बाद ही यातायात के दबाव की समस्या से निजात मिल सकती है। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव पारित है, जैसे ही न्यायालय से इजाजत मिलेगी इसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा। देखो क्या यहाँ जो प्रॉब्लम आ रही है वो मंडी से निकलने वाले लोग और मंडी में जाने वाले लोगों को दिक्कत आ रही है। बापू बाजार से जो ट्रैफिक निकल रहा है वो भी जा कर के रुक रहा है और उसके कारण से इन दोनों की समस्या जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो अपनी बांस वाली गली है इसकी अगर चौड़ाई बढ़ कर के उधर से आने वाला जो ट्रैफिक है नाथद्वारा से वो घूम करके आए, वन वे होकर के बांस वाली गली में होकर के निकल जाए और इधर से शास्त्री सर्कल अगर जाना है तो उसको घूम करके आकर के ही जाना पड़े। तो एक तो ऑल्टरनेट अभी ये है, ये सब टेम्परेरी है, अभी एकदम परफेक्ट नहीं कह सकते पर टेम्परेरी लगा करके देखें इसको। और बापू बाजार इन दोनों को कैसे हम ट्रैफिक से भी बचा सकते हैं और इनके व्यवसाय को भी सुरक्षित कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख कर के टेम्परेरी अभी देखेंगे। सूरजपोल के बारे में भी ये ध्यान आया कि इधर से जो ट्रैफिक जाता है वो अपने पार्क का जो पूर्वी कोना है वो अगर थोड़ा सा कम करें तो ट्रैफिक निकलने में सामने घूमना नहीं पड़े और सुविधा हो। एक अंडरपास के बारे में भी आता है, तो अंडरपास बनेगा, आखिर साल भर लगेगा। अंडरपास के निकलने से भी अगर समस्या, एक कोशिश की यहाँ पर बापू बाजार को यहाँ से खोलें, लेकिन यहाँ ट्रैफिक का जो तेज़ गति से आता है वो आते या हिट करेगा। जब भी अगर मान लो सर्किल भी बनाते हैं
तो बड़ी गाड़ी को सर्किल पे घूमने में दिक्कत आएगी और ट्रैफिक जाम होगा। तो देखा है, देखिए टेम्प्रेरी एक बार व्यवस्था करेंगे, 2-5 दिन बाद उसका अनुभव लेंगे, फिर उसमें और कहीं चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, चेंज करेंगे। और कोई सुझाव आएंगे बापू बाजार के अंदर? देखो, सामान्यतः तो एलिवेटेड रोड ही इस समस्या का समाधान है। वो प्रस्ताव फिर से बनाने के लिए कहा, फिर से भेजते पैसा मिले, प्रस्ताव स्वीकृत है, केवल और केवल उसका अलाइनमेंट में कोर्ट ने हमको रोक रखा है। उस अलाइनमेंट से कोर्ट से संतुष्ट करना है, फिर हम उस पर से वो बना सकते हैं। जो स्टे है वो उस अलाइनमेंट के ऊपर स्टे है कि आपने जो डिज़ाइन बनाई वो ठीक नहीं बनाई, जो परफेक्ट उस डिज़ाइन को ठीक बनाएंगे। जिस तिरंगे के लिए हजारों सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हर हिंदुस्तानी कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, उसी तिरंगे का अपमान उदयपुर के एक ठेकेदार ने इस तरह कर दिया जैसे वो महज एक कपड़ा या उसके घर का पोछा हो। इस बेवकूफ और मूर्ख ठेकेदार को कौन समझाए कि ये वही तिरंगा है जिसकी छत्र छाया में उसका परिवार पल रहा है। हमारे यहां तो बच्चों को जन्म से ही झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा सिखाया जाता है। और ठेकेदार के इस कृत्य से जाहिर है कि या तो वो हिंदुस्तान का नहीं है या उसके जहन में हिंदुस्तान के लिए जहर भरा है। जी हां, स्मार्ट सिटी के ठेकेदार की इस हरकत को देखकर हम भी अपना गुस्सा नहीं रोक पाए और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है जो आमतौर पर नहीं करना चाहिए। शनिवार को हिरणमगरी इलाके में सड़क मार्ग से बिजली के खंभे को हटाने का कार्य चल रहा था। इस दौरान एक कंपनी के कर्मचारी ने तिरंगे को न सिर्फ चीरा और फाड़ा बल्कि एक रस्सी पर उसके टुकड़े टुकड़े करके बांध दिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एक कर्मचारी ने तिरंगे के तीनों रंगों को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर सड़क मार्ग पर यातायात रोकने के लिए इस्तेमाल किया। जब इस तरह तिरंगे का अपमान होते हुए कुछ युवाओं ने देखा तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने अपना कड़ा आक्रोश व्यक्त करते हुए काम कर रहे कर्मचारियों को पकड़कर खूब खरी खोटी सुनाई। बाद में लोगों का आक्रोश बढ़ते देख कर्मचारियों ने भी माफी मांगी। आक्रोशित युवाओं ने तुरंत प्रभाव से अलग अलग टुकड़ों में बांटे गए तिरंगों को वहां से खोला और सम्मानपूर्वक एक स्थान पर रखा। हालांकि कर्मचारी द्वारा माफी मांगने पर युवाओं ने भविष्य में उसे दोबारा ऐसा कृत्य नहीं करने की नसीहत दी, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर तिरंगे को चीर फाड़ करने वाले ठेकेदार को यह समझ लेना चाहिए कि लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पर, भारत का नाम होगा सबकी जुबान पर, ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान, कोई जो उठाएगा आंख हमारे हिंदुस्तान पर। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के राज एरो आइकॉन का वार्षिक सम्मेलन 2022 शनिवार को आयोजित हुआ। गीतांजलि हॉस्पिटल एसोसिएशन, आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर, एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया और एसोसिएशन ऑफ मेडिकल अपडेट के तत्वावधान में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में प्रदेश के 200 डॉक्टर्स ने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट विषय पर संगोष्ठी में हिस्सा लिया। सम्मेलन में कैंसर के उपचार से निजात पाने और लोगों को सही और नए तरीके से उपचार देने को लेकर चर्चा की गई। गीतांजलि हॉस्पिटल के सीईओ प्रतिम तंबोली ने बताया कि वर्ष 2020 में कैंसर के 13,24,000 नए मामले सामने आए थे, जो हैरान करने वाले थे। सम्मेलन में नई थेरेपी और ब्रेकी थेरेपी सहित उपचार की विभिन्न विधियों पर भी चर्चा की गई। साथ ही कैंसर के मरीजों को सही इलाज किस तरह दे, इस पर भी चर्चा की गई। आज दिनांक 7 जनवरी सन 2023 को ये मुझे बताने से बड़ा हर्ष हो रहा है कि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर, आरएनटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल उदयपुर और एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया राजस्थान चैप्टर, एसोसिएशन मेडिकल अपडेट्स के संयुक्त तत्वावधान में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की एक जो संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है राज्य स्तर पर, उसमें हमारे राज्य के लगभग 200 से ऊपर रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ने आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सबको बता दें कि सन 2020 के अंदर जो कैंसर के केसेस रिपोर्ट किए गए वो लगभग 13,24,000 केस रिपोर्ट हुए, नए केस हिंदुस्तान में। सो अगर भारतवर्ष का हम ये आंकड़ा देखें तो ये बहुत चौंकाने वाला है। और इसके अंदर जो ट्रीटमेंट की मेथड्स होती है वो 3 तरह से होती है, प्रायः रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी जिसको हम कहते हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी, और एक होता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जहाँ पर कि सर्जरी होती है। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के अंदर जो यहाँ पर आज जो चर्चा की जा रही है वो नई नई थेरेपीज़ कैसी आई हैं। ब्रैकीथेरेपी एक थेरेपी होती है जिसके अंदर हम इलाज बहुत प्रिसाइजली एक्यूरेट कर पाते हैं। डायग्नोसिस है वो एक्यूरेट कैसे हो, जैसे कि हम पेट सीटी आ गया है, सीटी और एमआरआई और
इसके आने वाले नए जो थेरेपीज़ आ रही हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और जो सारे अगर हम देखें एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के जो स्पीकर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, जो आज राजस्थान भर से और देश भर से आए हैं, वो इसी बात पर चर्चा करेंगे हम कैसे अफोर्डेबल एक्सेसिबल ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दे सकें और कैंसर पर हम निजात पा पाएँ। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, ये जो कॉन्फ्रेंस की गई है उदयपुर में, ये रेडिएशन ओंकोलॉजी जो कि जिसे हम लोकल लैंग्वेज में रेडियोथेरेपी यूज़ करते हैं, जो कि कैंसर ट्रीटमेंट का एक एडवांस टेक्निक है, उसके लिए की गई है। इसमें पूरे राजस्थान से और बाहर से आए हुए लगभग 250 सीनियर डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि हम जानते हैं कैंसर के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे बेल्ट में स्पेशली साउथ राजस्थान में ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के मामले बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हर दिन आप पेपर में देखते हैं नए ट्रीटमेंट, नई दवाइयाँ आ जाती हैं। सो बहुत ज़रूरी है जो एक्सपर्ट्स इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो आपस में अपना एक्सपर्टीज शेयर करें, ताकि इन सब का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है बेस्ट ऑप्टिमल आउटकम फॉर द पेशेंट। तो इन तरह की मीटिंग्स से हम जो रिसेंट एडवांसेस इंडिया में, इंडिया से बाहर विदेशों में हो रहे हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करके ये सीख सकते हैं कि हमारे पेशेंट को हम किस बेस्ट वे में ये ट्रीटमेंट दे पाएंगे। और गीतांजलि मैनेजमेंट इन चीज़ों में बहुत ही सपोर्टिव रहा है इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ कराने में, ताकि आसपास से सारे लोग आके एक प्लेटफॉर्म पर अपने टेक्निक शेयर कर सकें। और गीतांजलि कैंसर सेंटर में हर तरह के कैंसर ट्रीटमेंट की सुविधा एक ही छत के नीचे इसीलिए उपलब्ध कराई गई है ताकि बेस्ट ट्रीटमेंट एक पेशेंट को उपलब्ध कराया जा सके। जो कुछ सालों पहले केवल दिल्ली, बॉम्बे में था, आज वो सारा ट्रीटमेंट उदयपुर गीतांजलि कैंसर सेंटर में एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। थैंक यू। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड आर&टी मेडिकल कॉलेज ने कंबाइनली जो स्टेट चैप्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की है, बहुत ही बढ़िया कंडक्ट हुई है। और 250 से ज़्यादा डेलीगेट्स एंड जो वर्कशॉप हुई है उसमें काफ़ी लोगों ने अपने विचार विमर्श और शोध पत्र पढ़े हैं। पूरे इस टाइप के जो भी इवेंट्स हैं वो आने वाले समय में कैंसर केयर से रिलेटेड पेशेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। पूरे हम डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ है। मैं आर&टी मेडिकल कॉलेज में कैंसर विभाग का प्रोफेसर और हेड हूँ। और जैसा कि आपको विदित है कि आज गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में पूरे राजस्थान के कैंसर विशेषज्ञ एकत्रित हुए हैं, जो आज मंथन करेंगे कि कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल उस जटिल से जटिल कैंसर को ठीक करने में किया जा सकता है, जो आज शायद नहीं। यहाँ पर ऐसे भी एक्सपर्ट्स आए हैं जो कि अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्रीज़ में ट्रेंड होके आए हैं और प्रोटॉन थेरेपी जैसे और निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद लोगों के ज्ञान में, एक्सपीरियंस में जो इजाफा होगा इस कॉन्फ्रेंस की वजह से होगा। और आप सभी के सहयोग से एक बहुत अच्छा एकेडमिक प्रोग्राम हुआ है और समस्त राजस्थान के जो निवास से हर संभव मदद मिल सकेगी। ये जो कॉन्फ्रेंस है एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट राजस्थान चैप्टर के तत्वावधान में हुई है और ये साल में एक बार होती थी, परंतु कोविड की वजह से पिछले 2 बार से नहीं हो पा रही थी। तो ये काफ़ी मच अवेटेड इवेंट था जो हम गीतांजलि कैंसर सेंटर के अंडर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। काफ़ी समय से लोगों को इसकी इंतज़ार था कि ये कब होगी, क्योंकि इस तरह की कॉन्फ्रेंस या जो भी CMEs होती है उसमें हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे बेटर कर सकते हैं, उनके ट्रीटमेंट में हम टेक्नोलॉजी को कैसे बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और कैंसर के ट्रीटमेंट में जो 3 विधियां यूज़ होती है जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, इन तीनों को हम बेटर कैसे यूज़ करें ताकि पेशेंट्स का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बेसिकली हम यहाँ पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो उसलिए कर रहे हैं कि कैंसर पेशेंट्स को अच्छे से क्योर मिले, उनको अच्छे से पैलिएटिव केयर मिले, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो और उनके रिजल्ट्स बेहतर कर सकें, वो हम डिस्कस करते हैं। मैं डॉक्टर सुभाब्रता दास, मैं सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। अभी पारस हॉस्पिटल उदयपुर में काम कर रहा हूँ। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस हो रहा है उदयपुर में। और हम लोग जो 3 ब्रांचेस के लोग हैं, जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, एक
छत्र छाया के नीचे आके एक दूसरे से सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो हमारे डिसीजन मेकिंग जो होता है वो बेटर होता है हमेशा। साथ में काम करने से रिजल्ट्स हमेशा बेटर मिलते हैं। तो ऑर्गेनाइजर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा कॉन्फ्रेंस उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। राजसमंद जिले की शेखावास पंचायत के ग्रामीणों ने पुलिस थाना बार में दर्ज कर एक मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराने की मांग को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस थाना बार के एक आपराधिक प्रवृत्ति के युवक अशफाक की बेटी ने गांव के कुछ लड़कों के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकी देने का झूठा मामला दर्ज करवाया है, जबकि गांव में इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि यह पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। अशफाक एक आदतन अपराधी है जिसने कुछ समय पहले एक महिला के साथ घर में घुसकर बलात्कार करने की कोशिश भी की थी, जिसे ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़कर एक बार थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीनी विवाद और गांव के युवकों से बदला लेने की नीयत से अपनी बेटी को मोहरा बनाकर झूठी और मनगढ़ंत रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए आरोपी अशफाक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। सर, हमारे कोई जमीन का पुराना विवाद है, इसके लिए हमको इस चोरी का देखा मसला करके ये केस लगवाया झूठा छेड़छाड़ का, और हमारा बच्चा उनके साथ कोई नहीं जानता ही नहीं है इस चीज़ को, और हमारा ये पूरा गांव जानता है, पूरा वासी जानता है। वहाँ आके मौका जांच करो, मौका जांच में सब मालूम पड़ जाए भाई गलती किसी की है। ये सर मैं तो ये जाना क्योंकि ये झूठा मुकदमा है बिल्कुल। सर हमारे 5 लोगों के साथ में लगवाए, ये लगाइए अशफाक साहब के पास आइए सर, हमको जांच करवावे, निश्चित जांच करवा करके हमारा इसका तस्लिया करवावे। हम गरीब आदमी को फंसा रखा है। मकराना के बोरावड़ में गणेश डूंगरी में स्थित भगवान गणेश जी के मंदिर परिसर में पंडित देवकीनंदन शास्त्री एवं पंडित अनिल दादीज के सानिध्य में श्री गणेश चालीसा का समापन 1.25 लाख पाठ करने के बाद हवन यज्ञ एवं पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। पंडित अनिल दादीज ने बताया कि बोरावड़ में पहली बार 28 दिसंबर को 1.25 लाख गणेश चालीसा पाठ का विधिवत शुभारंभ किया गया था। 9 दिन तक आयोजित किए गए गणेश चालीसा पाठ में बेरावड़ और मकराना सहित आसपास के ग्रामीण अंचल के श्रद्धालुओं ने भाग लिया और गणेश चालीसा का वाचन किया। 9 दिन में 1,51,000 पाठ कर लोगों के धर्म के प्रति समर्पित होने की मंगल कामना की। पूर्णाहुति हवन में यजमान स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष जय कुमार सोनी, श्याम सुंदर अग्रवाल, पुरुषोत्तम कुमावत, प्रभुनाथ, भीमसेन सोनी, द्वारका प्रसाद व्यास और सुमेरदान आदि ने सपत्नीक हवन में मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दी। इस दौरान बाबूलाल सोनी, सज्जन सिंह, हनुमान प्रसाद टेलर, बजरंगलाल सोनी, चेतन सोनी और बंशीलाल प्रजापत सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। उदयपुर में मुख्यमंत्री की जन सुनवाई हो या फिर मेगा जॉब फेयर में हजारों छात्रों की भीड़, कहीं भी मास्क लगाने की अनिवार्यता नहीं रखी गई, लेकिन शनिवार को सीईटी परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए मास्क की अनिवार्यता की गई। छात्र कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हो रही समान पात्रता परीक्षा सीईटी में ज्यादातर सेंटरों पर बिना मास्क के परीक्षार्थियों को प्रवेश नहीं मिला। पहली पारी के बाद दोपहर में दूसरी पारी के एग्जाम संपन्न हुए। पहली पारी में उदयपुर के कई सेंटर्स पर 8 बजते ही गेट बंद कर दिए गए और लेट आने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं कई सेंटर्स पर 8:10 तक भी परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई। सीईटी के लिए उदयपुर 468 सेंटर्स बनाए गए। इसके लिए 1,01,120 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे। उदयपुर के अधिकांश सेंटर्स पर सर्दी के प्रकोप को देखते हुए स्वेटर को लेकर ज्यादा सख्ती नहीं दिखी, लेकिन कोट और जैकेट पहनकर पहुंचे अभ्यर्थी को पूरी तरह चेक किया गया। उसके बाद परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड देखकर जाने की अनुमति दी गई। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के पास भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली का समापन हुआ। रैली के समापन के बाद जहां जन आक्रोश महासभा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और पूर्व मंत्री पुष्पेंद्र सिंह मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने यहां हुई सभा को संबोधित किया। सभा में प्रदेश की गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताते हुए प्रदेश को कुशासन और अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ बताया। इस दौरान इन नेताओं ने गहलोत सरकार पर आम जनता से वादा खिलाफी करने के आरोप भी लगाए और कहा कि सरकार ने आम जनता से जो वायदे चुनाव के दौरान किए थे, वे वायदे आज तक पूरे नहीं हो पाए। ना तो प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिला और ना ही सुशासन स्थापित हो सका।
युवा जहां बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वहीं प्रदेश में अपराध का ग्राफ भी बढ़ा है। देखिए, सारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले महीने की 4 तारीख से जन आक्रोश यात्राओं का आयोजन किया। 14 तारीख तक सभी विधानसभाओं में जन आक्रोश यात्रा निकली और 15 तारीख से 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक प्रत्येक विधानसभा में जन आक्रोश सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। और ये स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है जिस प्रकार से यात्राओं का आम जन ने समर्थन किया और सभाओं में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ करके आ रही है, तो स्पष्ट है कि सरकार की कामों का, नीतियों का और इनके राजनीतिक संघर्षों का लगातार आक्रोश आम जन में है। जब जब जनता को जरूरत थी, इस कांग्रेस के प्रतिनिधि, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के विधायक जनता के साथ नहीं खड़े थे। जिन घोषणाओं को करके विधानसभा में ये लोग सत्ता तक पहुंचे थे, उनमें से एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया। ये अजमेर का क्षेत्र है और इस अजमेर के क्षेत्र में एक तरफ पिछले समय घोषणा की थी कि हम बिजली की कीमतों में वृद्धि नहीं करेंगे और बिजली की आपूर्ति को सुरक्षित करेंगे। जहाँ 12 बार बिजली की कीमतों में वृद्धि करने का काम किया, वहाँ हालत है कि अजमेर में, राजस्थान में सर्दियों में कभी भी किसी राज्य में बिजली कटौती नहीं हुई। लेकिन इस सरकार की गलत प्रबंधन के कारण, बिजली का सही प्रबंधन नहीं करने के कारण से आज हालत ये है कि लगभग 8-10 घंटे की बिजली की कटौती अजमेर के गांव-गांव में अलग अलग स्थानों पर। और ये केवल अजमेर की स्थिति नहीं, संपूर्ण राजस्थान की स्थिति है। इस भयंकर सर्दी में भी किसान को सर्दी में बिजली के लिए अपने खड़ा होकर के बिजली रात को आती है, इसलिए अपने काम को करने में मजबूर होना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार घोषणा जरूर कर रही है, लेकिन धरातल पर एक घोषणा नहीं। अभी आपने बताया था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई चल रही है, इससे जनता को आम आदमी देख रहा, ये सत्ता का संघर्ष है। संघर्ष उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने 2019 में 18 में जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उस दिन मुख्यमंत्री की, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी और लगनी चाहिए। ये संघर्ष उस समय शुरू हुआ। बाद में हम सब ने देखा है, एक मुख्यमंत्री अपने ही साथी को नकारा कहता है, निकम्मा कहता है और बाद में गद्दार कहता है। आज उसी गद्दार के साथ वो कंधे से कंधा चलन मिलने की बात कर रहे हैं और उसी गद्दार के साथ इनके बड़े नेता राहुल गांधी अपनी भारतीय जोड़ो यात्रा को निकाल रहे हैं। इसलिए तय करें कि कांग्रेस पार्टी गद्दारों के साथ खड़ी है, आम जनता के। पेपर लीक को लेकर क्या कहेंगे? हालत बदतर है। लगभग 16 परीक्षाएं ऐसी हुई हैं जिनके सब परीक्षाओं के पेपर लीक हैं और कांग्रेस वीक है, इस कारण पेपर लीक है, ये आम आदमी का नारा है। इस पूरे दौर में हम कह सकते हैं कि लगातार मुझे ध्यान है कि रीट की परीक्षा का इसमें आया, एक मांग चली थी लंबे समय तक, विधानसभा भी ठप रही। एक ही मांग थी कि सीबीआई से इसकी जांच करेंगे। अगर सीबीआई से जांच हो जाती तो दूध का दूध पानी पानी हो जाता। यहीं अजमेर के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन प्रोफेसर जारोली ने कहा था, मेरे पर हाथ डाला गया, इसके ऊपर तक इसके निशान। भदेसर उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ एकमात्र चिकित्सा अधिकारी का भी स्थानांतरण हो जाने से यह पद भी रिक्त हो गया। वर्तमान में उपखंड स्तरीय इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक भी चिकित्सा अधिकारी अपने पद पर कार्यरत नहीं है, जिससे यहां आने वाले मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब अस्पताल नर्सिंग स्टाफ के ही भरोसे है। स्थानीय लोगों की माने तो उपखंड मुख्यालय पर स्थित इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधिकारियों के 5 पद स्वीकृत है, लेकिन यहां कार्यरत डॉक्टर आशीष काठेड़ का मंगलवार को अन्य जगह स्थानांतरण हो जाने से वह भी रिलीव हो गए। उपखंड मुख्यालय होने से यहां पर रोजाना लगभग 200 से ऊपर की ओपीडी चलती है। वहीं एक माह में 20 डिलीवरी होती है, लेकिन चिकित्सा अधिकारी के नहीं होने से अब यहां की व्यवस्थाएं राम भरोसे हो गई हैं। नगर के वेवर महादेव रोड पर सरकारी जमीन पर समुदाय विशेष के एक व्यक्ति द्वारा किए गए अतिक्रमण को शुक्रवार को उपखंड अधिकारी के आदेश के बाद प्रशासन ने मुक्त करवा दिया। जमीन को नगरपालिका ने अपने कब्जे में लेते हुए अपना बोर्ड भी लगाया। जानकारी के अनुसार नगर के धार्मिक स्थल वेवर महादेव मंदिर के समीप सरकारी जमीन पर कुछ दिन पूर्व तूफेल उस्ता ने कब्जा कर लिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी ने रातों रात जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण करवा दिया, जिससे लोगों में रोष व्याप्त हो गया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और नगरपालिका चेयरमैन को ज्ञापन सौंपकर उक्त जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की थी। अतिक्रमण हटाने से पहले उपखंड अधिकारी निशा सहारण ने तहसीलदार व अधिशासी अधिकारी को जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। जांच में जमीन को नगरपालिका की पाई गई, जिस पर उपखंड अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार देवाराम, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी कृष्ण गोपाल माली, जमादार चमन सिंह, वरिष्ठ लेखाकार बलवंत सिंह, पटवारी दुर्गा सिंह चारण, निरीक्षक अधिकारी जोरावर सिंह और पुलिस की मौजूदगी में 4 दीवारी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर अतिक्रमी को पाबंद किया गया। तो ये ज़मीन के बारे में जो
था, उसके बारे में आज आप यहाँ पधारे हैं तो क्या हो रहा है? इस संबंध में उपखंड मजिस्ट्रेट आमेट ने एक आदेश जारी किया था। इसमें मेरे को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया कि ग्राम आमेट की आरएज नंबर 1108 जो नगर पालिका के नाम पर दर्ज है, ये किसी खातेदारी के खाते में दर्ज नहीं है। तो यहाँ क्या कि इनके अटैच जो खातेदार थे उन लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया नगर पालिका की भूमि पर। तो मेरे को आदेशित किया कि भाई ये कब्जा हटाने के लिए आज ये कब्जा हटाया जा रहा है। शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता और मैं यहाँ मौजूद हूँ। भीलों का बेदला स्थित पैसिफिक मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज में शनिवार को आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इधर जिला कलेक्टर के आदेश पर कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार कॉलेज के प्रथम तल पर बने रेडियोलॉजी विभाग में आग लगी थी। आग लगने की सूचना भी हॉस्पिटल में आग की तरह ही फैली और मरीजों के साथ उनके तीमारदार भी हॉस्पिटल से भागकर बाहर निकल गए। इधर सूचना पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां हॉस्पिटल में पहुंची और आग को काबू करने का प्रयास किया। अजमेर जिले की तीर्थ नगरी पुष्कर के निकटवर्ती गांव बासेली में शनिवार दोपहर हुई फायरिंग की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। फायरिंग की घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद घायलों को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार पूर्व पार्षद व हिस्ट्री शीटर सवाई सिंह तंवर के सिर में तथा उसके दोस्त दिनेश तिवारी के पेट में गोली लगी थी, जिसमें सवाई सिंह की मौत हो गई। वहीं अन्य घायल दिनेश तिवारी का JLN अस्पताल में इलाज जारी है। फायरिंग का मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसमें हिस्ट्री शीटर सूर्य प्रताप ने फायरिंग की। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सूर्य प्रताप को डिटेन किया है। फायरिंग की घटना के बाद अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण वैभव शर्मा JLN मार्ग अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से घटना की जानकारी ली। अजमेर SP चूनाराम जाट ने बताया कि पुष्कर के निजी रिजॉर्ट में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। जाट ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए व आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी है। जल्द आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे। चलते चलते नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पल राजस्थान की खबर पर कटारिया ने लगाई मोहर। दहली गेट प्रयोगशाला पर बोले एलिवेटेड रोड ही एकमात्र उपाय। CET परीक्षा में परीक्षार्थियों के लिए लागू हुई मास्क की अनिवार्यता। 468 सेंटर पर 1,01,120 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। निजी रिजॉर्ट में आपसी रंजिश के चलते दिन दहाड़े हुई फायरिंग। 2 गंभीर घायल, इलाज के दौरान पूर्व पार्षद ने तोड़ा दम। और स्मार्ट सिटी के ठेकेदार ने किया तिरंगे का अपमान। 3 रंगों को फाड़कर अलग अलग टुकड़ों में बांटा। गुस्से में लेक सिटी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए भावना व्यास को और प्रदेश की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए पल पल राजस्थान के साथ। नमस्कार।